नमस्कार सभी विद्यार्थियों, गुरुकुल वर्ड में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीतियां और राजस्व व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां थी वो उपनिवेशवाद के समय किस तरह का था। तो इसको हम 3 चरणों में देखेंगे। 3 चरणों में सबसे पहला चरण ये है, प्रथम चरण है 1757 से 1813 इसे वाणिज्यिक पूंजीवाद। इसे वाणिज्यिक पूंजीवाद कहा गया है। व्यापार पर एकाधिकार। इस समय क्या था, अंग्रेजी कंपनियां जो थी वो पूरी तरह से पूरे भारत में अन्य कंपनियों को डिस्ट्रॉय कर दी थी और इस समय अंग्रेज का पूरा पूरा अधिकार हो गया था। 1857 जब जो है भारत में अंग्रेजी जो है साम्राज्य की नींव रखी गई प्लासी के युद्ध के दौरान। इसी चरण को हम कहते हैं पूंजीवाद और व्यापार का एकाधिकार। पर्सिवल स्पीयर महोदय ने नए इसे कहा है, इसको कहा खुली और बेशर्म लूट। इस उपनिवेश पूंजीवाद की व्यवस्था को स्पीयर ने कहा खुली और बेशर्म लूट। दूसरा चरण चलता है 1813। दरअसल 1813 में इसको समाप्त कर दिया गया। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो दूसरा चरण माना जाता है 1813 से 1858। इसे औद्योगिक पूंजीवाद और मुक्त व्यापार नीति कहा गया। ये दोनों ही शोषणकारी हैं। ये पहला चरण दूसरा चरण दोनों ही भारत के लिए शोषणकारी हैं। हालांकि तीसरा चरण कुछ फायदेमंद भी रहा है, लेकिन ये दोनों पूरी तरह से शोषणकारी रहे हैं। भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाता था और विदेशों से निर्मित सामान को भारत में ऊंचे दामों में बेचा जाता था। तो औद्योगिक पूंजीवाद इसे कहा गया। कार्ल मार्क्स ने इस काल को क्या कहा है, ब्रिटिश नीति घिनौनी है। कार्ल मार्क्स ने इस नीति को कहा कि ब्रिटिश नीति घिनौनी है, जिसने भारतीय कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया। इसमें क्या किया, भारत के जो हथकरघा उद्योग थे, जो सूती वस्त्र का निर्माण होता था, खादी ग्रामोद्योग और हस्त निर्मित कपड़े थे। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आगे चल के मिलेगा। इसमें क्या किया कि भारत से कच्चे माल को लेके जाते थे विदेशों में और वहां से मुलायम और सस्ते दाम के कपड़े बनाकर भारत में ऊंचे दाम पे बेचा करते थे। तो ये जो औद्योगिकवाद रहा, औद्योगिकवाद में क्या हुआ कि भारत के जो उद्योग थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए। तीसरा चरण, तृतीय चरण में अस्थायी बंदोबस्त। तीसरा चरण एवं अस्थायी बंदोबस्त। तीसरे चरण में क्या हुआ, तीसरे चरण 1860 के आसपास माना जाता है, जिसमें वित्तीय पूंजीवाद, जिसको वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। रेलवे बागानों में भारी पूंजी निवेश किया गया। तो रेलवे में बागानों जैसे कि चाय काफी, जूट उद्योग, कपास उद्योग में भारी निवेश किया गया। यह काल भारत के लिए एक लाभकारी अवसर था, जैसे कि रेलवे, डाक, बैंकिंग, इतना ही नहीं बल्कि बैंकिंग व्यवस्था, यातायात, इत्यादि में भारी निवेश हुआ, जिससे भारत का जो है कुछ विकास हुआ। अस्थाई बंदोबस्त क्या है, देखिए राजस्व के मामले में अगर देखा जाए तो भू राजस्व के मामले में इसमें 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और जो तीनों व्यवस्थाएं हैं तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। इसकी योजना जॉन शोर ने बनाई थी। याद रहे, यह बहुत पूछा गया प्रश्न है। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई, जॉन शोर ने। और किसके शासनकाल,
लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे इम्पोर्टेंट है। और यह पूर्वी क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक पूरे भारत के 19% भूभाग पर यह लागू था। इसको कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। इसका दूसरा नाम है जमींदारी, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था सबसे ज्यादा शोषणकारी यही व्यवस्था था। इसमें क्या है, कई गांव को मिलाकर एक क्षेत्र बनाया जाता था और उस क्षेत्र का जो मुखिया होता था उसको जमींदार कहा जाता था। और यह क्या करता था, इस पर सरकारी नियंत्रण बहुत कम था, जिसके कारण जमींदार किसानों पर बहुत अधिक शोषण करते थे, कर लाद देते थे, अत्याचार करते थे। यह सबसे ज्यादा जो है शोषणकारी व्यवस्था थी। यह जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ जो है भारत के 19% भागों पर ही लागू हो पाया, क्योंकि धीरे धीरे इसका लोग विरोध करने लगे, किसान लोग बहुत तेजी से विरोध किए। अगला व्यवस्था है अस्थाई बंदोबस्त के तहत। इसमें अस्थाई बंदोबस्त में देखिए यहाँ पर राजस्व का बंटवारा कैसे होता था। कंपनी 10/11 भाग, कंपनी 10/11 भाग, कभी प्रतिशत में पूछा जाता है तो 89%। और जमींदार कितना रखता था अपने पास, 1/11, 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था और 10/11 भाग कंपनी को देता था। इसके लिए एक कठोर कानून बनाया गया जिसको सूर्यास्त कानून कहते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है सूर्यास्त कानून क्या है। तो सूर्यास्त कानून क्या है, निश्चित तिथि तक लगान न देने पर ये कंपनी सीधे जमींदार पर जो है दबाव बनाती थी कि अगर हमने निश्चित कर दिया है कोई तारीख, तो अगर उस तारीख के सूर्यास्त तक अगर आप लगान नहीं जमा करते हैं तो जमींदारी व्यवस्था आपसे हटा दी जाएगी, किसी और को दे दी जाएगी, जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो ये जमींदारी से संबंधित है। ऐसे भी पूछा जाता है कि सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है, तो अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी। जमींदारों को भूमि स्वामी माना गया, किसमें, पट्टे न देने से किसानों का शोषण बढ़ा। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया, जबकि भूमि का स्वामी जमींदार नहीं बल्कि किसान होना चाहिए। आगे चल के यह व्यवस्था धीरे धीरे इंडिविजुअल होता चला जाता है, और जैसे जैसे इंडिविजुअल होता है वैसे वैसे यह व्यवस्था इम्प्लीमेंटेशन इसका अच्छा होता चला जाता है। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन सीधे किसान, जमीन सीधे किसान के पास, जमीन सीधे किसान, किसान के पास, और किसान ही सीधे लगान देता था। यह व्यवस्था तीनों की तुलना में सबसे अच्छी मानी जा सकती है। इसका क्षेत्र, इसके जो जनक थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ हुआ, मद्रास, बम्बई, असम, मद्रास, बम्बई, असम, और कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र, कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र, कुर्ग, और पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, इतने स्थानों पर यह लागू हुआ है। पूरे भारत का 51%, यह पूछा जाता है, पूरे भारत का 51% भूभाग इस व्यवस्था के अंतर्गत था। सीधे किसान, जिसको हम रैयत कह सकते हैं, से समझौता, भूमि का सर्वेक्षण आवश्यक। इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब यह है कि भूमि के उपज के आधार पर किसानों को वसूली देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। लगान का दर उपज के आधार पर 33 से 55% निर्धारित थी। जिस हिसाब से उपज होती थी उस हिसाब से रैयत को सीधे टैक्स देना पड़ता था। महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था कहें तो रैयतवाड़ी और जमींदारी के मध्य था, क्योंकि यह व्यवस्था जो है, यह व्यवस्था, महाल का मतलब होता है गांव, महाल का मतलब है गांव, महाल,
महाल का संदर्भ गांव से है, और रैयत का मतलब है कि सीधे किसान। तो अगर इसको तुलनात्मक रूप से देखें तो जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त, और दूसरे नंबर पे महाल। दूसरे नंबर पर महाल। महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। इसमें कई गांव मिलाकर, कई गांव मिल करके एक क्षेत्र निर्धारित किया जाता था। उसका जो मुखिया था वो जमींदार था जो कर वसूली करता था। और महालवाड़ी में एक गांव पूरा गांव मिल करके कर को देता था। और रैयत में सीधे किसान, इसमें है सीधे किसान भू राजस्व देता था। यह व्यवस्था जो महालवाड़ी व्यवस्था है, इसके जनक है हाल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी मैकेंजी, ऐसे याद रखें, महालवाड़ी मैकेंजी। 1822 में मार्टिन बर्ट, महालवाड़ी मैकेंजी मार्टिन बर्ट, तीनों शब्द म से है। यह उत्तर भारत में भू राजस्व का जनक माना जाता है। उत्तर भारत में का मतलब है कि उत्तर पश्चिम प्रांत, यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब, पूरे भारत के 30% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी। इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं सभी सीधे टू द फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। यदि आप लिख रहे हैं तो जितने शब्द और जितने वाक्य हैं उतने प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, इसको याद कर लीजिए। महाल का मतलब पूरा गांव। अब गांव से संयुक्त रूप से लगान का समझौता किया जाता था। अब हम इसको एक टेबल में, एक चार्ट में तुलनात्मक रूप से देखेंगे। हमने इसका एक टेबल बना दिया है तुलनात्मक रूप से। तो इसमें तीनों व्यवस्थाएं दी हुई हैं। और अगर इस तीनों व्यवस्थाओं को शॉर्टकट में इस टेबल में देख लें तो आपको पूरा याद हो जाएगा। जमींदारी व्यवस्था, इसको हम अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। यह 1793 में इसको लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके जनक और योजनाकार जॉन शोर। पूरे भारत के 19% भूभाग पर हमने भारत के भूभाग के बढ़ते क्रम में इसको बनाया है, क्योंकि पहला व्यवस्था ये है और दूसरा ये 1820 में, और ये तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी। तो यहाँ पर क्रम जो है चेंज है। सबसे पहले जमींदारी है, फिर रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है। लेकिन अगर भूभाग की बात करें तो सबसे पहले जो है, जो जमींदारी है, इस सबसे कम भू क्षेत्रफल लागू हुआ, क्योंकि ये कई गांवों को मिलाकर था। और इसमें एक कमी ये थी कि जो प्रशासनिक कर्मचारी थे उन पर जो है कंपनी का नियंत्रण नहीं था, वो किसानों का शोषण करते थे। और संपूर्ण गांव, तो जब थोड़ा सा गांव से कई गांव ऐसे याद करें तो सही है, कई गांव, फिर एक गांव, सीधे किसान। यह याद करना आसान है, सीधे किसान। जैसे जैसे भूस्वामी इंडिविजुअल होता चला गया, वैसे वैसे इम्प्लीमेंटेशन का प्रतिशत बढ़ता चला गया। अब कई गांव हैं तो उसमें आर्थिक शोषण अधिक था। एक गांव, कुछ इंडिविजुअल हो गया। सीधे किसान, अब वो आ गया, अपना जमीन का मालिकाना हक सीधे किसान को हो गया, तो किसान सीधे कर देता था। तो जैसे जैसे जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है इंडिविजुअल होता चला गया, वैसे वैसे जो है पूरे भारत पर प्रतिशत बढ़ता चला गया।
और यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और वाराणसी, जिसको पूर्वी भारत कह सकते हैं। कभी कभी लिख के आता है पूर्वी भारत पर। ये जमींदारी व्यवस्था सर्वाधिक कहाँ लागू हुई? तो पूर्वी भारत पर। मध्य प्रांत देखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यह इसको कहा जाता है उत्तरी भारत। उत्तरी भारत। उत्तरी भारत। रैयतवाड़ी व्यवस्था, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? थॉमस मुनरो। और उसमें कुछ सुधार किए थे कैप्टन रीड ने। तो प्रत्येक में दो दो लोगों का इंपॉर्टेंट है नाम यहाँ पर दिया गया है। और इसमें भी सुधार करता मार्टिन बर्ट है। हार्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ट, दो को याद रखें। हार्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ट। इसमें जमींदारी में कॉर्नवालिस, जॉन शोर। रैयतवाड़ी व्यवस्था, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। यह कहाँ कहाँ लागू हुआ? बंबई, मद्रास, असम, कुर्ग, पूर्वी बंगाल, जिसको हम कह सकते हैं मध्य तथा पूर्व भारत। मध्य व पूर्वी भारत। ये उत्तरी भारत, ये पूर्वी भारत और ये मध्य तथा पूर्वी भारत में लागू हुआ। अगर इसको हम तुलनात्मक रूप से अगर ऐसे देखें कि कौन सबसे ज्यादा जो है भूभाग पर लागू हुआ, तो ये रैयतवाड़ी। अब आते हैं सीधे हम प्रश्न पे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो औद्योगिक उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, और तीसरा चरण था वित्तीयवाद। और जो वित्तीयवाद था, वित्तीयवाद में अनेक प्रकार के सुधार हुए, जैसे बैंकिंग में, रेलवे, डाक और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, कृषि क्षेत्र में जैसे चाय, कपास, सूती वस्त्र के लिए और जूट। तो जो तीसरा चरण था वह भारत के लिए कुछ विकासमय था। बाकी दो चरण शोषणकारी माने जा सकते हैं। और इन पे संबंधित इसके बाद है राजस्व व्यवस्था। हमने दो ही चीज पढ़ा, उद्योग और कृषि से संबंधित राजस्व व्यवस्था। और इन दोनों के अंतर्गत हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे, जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आए हुए हैं। लगभग पूरे प्रश्न कवर हो जाते हैं इस पूरे लेसन के। और यह लेसन जो हम लोग जो बना रहे हैं, यह विशेष रूप से सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी के जीएस पार्ट के लिए उपयोगी है और कंप्लीट है। इससे बाहर एक भी प्रश्न संभवतः नहीं होना चाहिए। इसमें छोटे से बड़े हर स्तर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, चिरअस्थायी चिरअस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों से पट्टे जारी नहीं किए। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका कारण था। तो आप यह जो है अपने विवेक से लगा सकते हैं। जमींदारी यानी कि अस्थाई बंदोबस्त, पहला वाला व्यवस्था, जिसमें जो जमींदार था वह बहुत ज्यादा शोषणकारी था। और शोषण कैसे करता था? क्योंकि उसके ऊपर कोई नियंत्रण था ही नहीं, तो वो शोषण करता था किसानों को। जमींदारी के जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास तो नहीं था, क्योंकि ये शोषणकारी था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यही आंसर है। जमींदारों पर कोई नियंत्रण नहीं था। अगर ये पढ़े तो यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी? नहीं। खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जमींदारी व्यवस्था में निरंकुशता थी। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस क्या है? यह जो है अस्थायी बंदोबस्त का जनक है। और जॉन शोर इसका योजनाकार है। जॉन शोर इसका योजनाकार है। ये क्या है? योजनाकार। योजनाकार। सभी आए हुए ही प्रश्न हैं। और जितने टॉपिक को हमने कवर किया है शॉर्टकट में, वो एक शॉर्टकट नोट्स है। आप पेन उठाएं और लिखते चले जाएं एक एक शब्दों को, और एक एक वाक्य यहाँ प्रश्न है।
बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? कारण जमींदारों का जमीन पर अधिकार रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि सिर्फ बिहार एक ऐसा जगह था जिस पर जो जमींदार होता था उसके अपने पुत्र को अपनी जमींदारी हस्तांतरित कर सकता था। ऐसा व्यवस्था बिहार में था। हालांकि उस टॉपिक में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन जो पूर्वी भारत में जो जमींदारी व्यवस्था थी, बिहार की ऐसी स्थिति थी कि वो जो जमींदार होता था उसके बाद उसके पुत्र को वो हस्तांतरित कर देता था। तो इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण मूल्य निर्धारित किया जाता था। तो इसका कौन सा उत्तर है? किसान सीधे किसको देती थी? 1 2। देखिए, इसमें बात यह है कि पूरा ऑप्शन आया नहीं है, ये तीनों सही है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था में मद्रास ही नहीं, बंबई ही नहीं, बल्कि यहाँ पर सिंगल सिंगल दिया है। बंबई, मद्रास, पूर्वी बंगाल और भी जगह है, असम है, असम। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू थी? यहाँ पर जो उत्तर दिया है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश शासन काल में अर्थव्यवस्था को खोखली करने, इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? तो इसको कहा जाता है धन निष्कासन सिद्धांत। धन निष्कासन सिद्धांत। धन निष्कासन सिद्धांत। धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिया। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, इसको कार्ल मार्क्स ने कहा। कार्ल मार्क्स ने कहा ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। और दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था? धन निष्कासन। धन निष्कासन। निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत, और साथ ही इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट, इस व्यवस्था को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। अनिष्टों का अनिष्ट, इस व्यवस्था को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। आरसी दत्त ने एक शब्द कहा है। आरसी दत्त ने, आरसी दत्त, आरसी दत्त मतलब रमेश चंद्र दत्त ने कहा है पूंजीवाद व्यवस्था, पूंजीवाद व्यवस्था, पूंजीवाद व्यवस्था बहता हुआ रक्त के समान है। बहता हुआ रक्त, बहता हुआ रक्त, बहता हुआ रक्त के समान है। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध है? तो देखिए, वर्तमान में जो अफीम उत्पादक है वो तो गाजीपुर है। वो जो है गाजीपुर है, और पहले गाजीपुर हुआ करता था बिहार के हिस्से में, बिहार में हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है।
1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रकृति में बढ़ोतरी देखी गई। कानूनी विवादों में बढ़ोतरी प्रकृति देखी गई। क्यों? क्योंकि वह शोषणकारी व्यवस्था थी। अस्थाई बंदोबस्त जिसे कहा गया है, अस्थाई बंदोबस्त मतलब जमींदारी, और जमींदारी का मतलब है शोषणकारी, सबसे ज्यादा शोषणकारी। तो रैयतवाड़ी की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, गलत, बिल्कुल ये गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, उपर्युक्त ए बी सी कथनों में कोई सही नहीं है। देखिए, पहले तो ये गलत हो गया, ये गलत है। रैयतवाड़ी की तुलना में जमींदारी अधिक सशक्त नहीं था, तो अधिक सशक्त रैयतवाड़ी था। हमने कहा था कि जैसे जैसे इंडिविजुअल होता चला गया, पूरे गांव से, कई गांव से एक गांव, एक गांव से एक किसान, तो रैयतवाड़ी एक किसान व्यवस्था है। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, नहीं, जमींदार थे, उसमें जमींदार जो है भूस्वामी थे, तो ये गलत है। और न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल, नहीं, उस समय जो है न्यायिक पद्धति अधिक कार्यकुशल नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय जमींदार क्या हो गए थे? शोषणकारी हो गए थे। उन पर जो है सरकार या कंपनी का नियंत्रण बहुत कम था। तो इसमें से तीनों ही सही नहीं है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको किसने लिखा? यह भारत की अर्थव्यवस्था की पहली पुस्तक थी। इसे आर.सी. दत्त ने लिखा है। इसको आर.सी. दत्त ने लिखा है। और दादा भाई नौरोजी की यह पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्न में निकास, वही अभी निष्कासन का सिद्धांत, वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन, तो ये भी वही है, आर्थिक दोहन, धन निस्यंदन, ये सब बातें एक ही है। तब विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? तो इन्हीं के मन में आया, और इन्होंने अपनी पुस्तक में धन निस्यंदन का सिद्धांत लिखा। एक प्रश्न है ये, अधोमुखी निस्यंदन, ये देखा जाए तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक धन निष्कासन है या निस्यंदन भी लिख के आता है, और दूसरा है अधोमुखी, ये शिक्षा से संबंधित है। ये शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। लॉर्ड मैकाले 1835 में अधोमुखी सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड मैकाले ने किया था। ये शिक्षा से संबंधित है। इसमें था क्या? इनका मानना यह था कि शिक्षा को केवल उच्च वर्गीय और पूंजीपति और जो संभ्रांत लोग हैं उन्हीं को दिया जाए। अगर उनको शिक्षित किया जाएगा तो वो धीरे धीरे अपने जो है निचले स्तर के लोगों में ये शिक्षा को अपने आप प्रसारित कर देंगे। तो यह सिद्धांत था
अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसको छनाई का सिद्धांत भी कहा जाता है। छनाई का सिद्धांत कहीं लिख के आता है, छनाई का सिद्धांत। छनाई का सिद्धांत देखा जाए तो एक तरह से ये उसी तरह से है जिस तरह से आज का आरक्षण वाला मुद्दा है। आरक्षण वाले मुद्दे में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आरक्षण हटा दिया जाए। ये वही वाले होंगे, वंशज होंगे, मुझे लगता है कि जो मैकाले बोल के गया है, जो ऐसा बोलते हैं कि आरक्षण हटा दिया जाए, मुझे लगता है कि ये मैकाले के ही वंशज होंगे। निम्नलिखित में कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम, आर.सी. दत्त। देखिए, इन्होंने कहा था, धन निस्यंदन का सिद्धांत इन्होंने किया था। इन्होंने कहा था कि अनिष्टों का अनिष्ट, कहने का मतलब उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक आलोचक थे, तो ये तो थे ही दादा भाई नौरोजी। आर.सी. दत्त ने कहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह बहते रक्त के समान है, तो पहले और तीसरे थे। सुब्रमण्यम, ये भारतीय है। अब देखिए, एक और तीन, एक तीन जहाँ है उसमें दो भी है, ये भारतीय हैं, वो भी इसके आलोचक है। तीनों सही है यहाँ पे। तो ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया हुआ है IAS प्री, बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध था। रैयतवाड़ी में कौन था? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। जनक कौन थे? अलेक्जेंडर रीड। जनक थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड ये सुधारक थे, इन्होंने उसको सुधारा। यहाँ ऑप्शन जो है नहीं हो पाया है पेज में, तो इसका जो ऑप्शन है 2 और 3, 2 और 3। कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त का है। ये स्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी, जमींदारी, जमींदारी। तो योजना किसने बनाई है? जॉन शोर ने। योजना जॉन शोर ने बनाई है, तो इसका ये आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थी, न कि व्यक्तिगत। ये थोड़ा विवेक आधारित प्रश्न है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, 3 ही ऑप्शन है, नहीं 4 है। अगर इसको ध्यान से पढ़ें, ये सदाबहार क्वेश्चन है। ये सदाबहार क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें आप पढ़ करके इसको डिटेल से आप इसको अपने विवेक से लगा सकते हैं। ये IAS प्री 2019 में आया हुआ है। हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थी, न कि व्यक्तिगत। देखिए, हदबंदी का मतलब होता है चकबंदी। चकबंदी व्यक्तिगत जोत पर आधारित है, चकबंदी व्यक्तिगत जोत पर आधारित है, न कि पारिवारिक। सुधारों में भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि प्रदान करना। भूमि सुधारों में प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि प्रदान करना, तो इसके आंसर आपका सही है। ये गलत कैसे है? इसमें परिणाम स्वरूप नकदी फसलों ही नहीं, नकदी फसलों ही की ही बात की गई है, जबकि यहाँ नकदी फसलों के अलावा अन्य फसलों को भी वरीयता दी गई भूमि सुधार के अंतर्गत। वरीयता दी गई। भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी, ये बात गलत है। इसका आंसर ये है, दूसरा वाला। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि। भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि भारतीय हस्तशिल्प
बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। भारतीय हस्तशिल्प हस्तशिल्प तबाह हो गए, तबाह हुए, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं है, पहला तो नहीं है। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, कारखानों में वृद्धि कैसे होगी? कारखानों की संख्या में वृद्धि नहीं, जब उनका व्यवसाय ही तबाह हो गया तो कहाँ से वृद्धि होगी? भारतीय कृषि का वाणिज्यिक करना, भारतीय कृषि का वाणिज्यिक करना, जी हाँ, इसका आंसर है भारतीय कृषि का वाणिज्यिक करना। तो इसमें देखें, क्योंकि किसान अपनी किसानों को जो है मजबूर किया जाता था कपास, जूट, नील की खेती करने के लिए, चाय की खेती करने के लिए और कॉफी की खेती करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। भारतीय कृषि का वाणिज्यिक करना, और ये यहाँ से ले जाते थे, जैसे कपास और जूट का सूत यहाँ से ले जाते थे और विदेशों में भारी मात्रा में कपड़े का निर्यात करके फिर यहाँ पर ऊंचे दामों में बेचा करते थे। तो इसका आंसर ये है। तो इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ मैंने अलग से भी ऐड किया है, शायद छूट गया क्या? नहीं, ये पेज शायद 2 बार क्लिक हो, ये तो पूरा हट गया। चलिए हम अपने से बता देते हैं। सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का आकलन, प्रति व्यक्ति आय का आकलन। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय, सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम सब प्रथम ही है, सब प्रथम ही है। सर्वप्रथम भारत की अर्थव्यवस्था पर पहली पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पहली पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किसने लिखा? आरसी दत्त ने, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त मतलब रमेश चंद्र दत्त ने लिखा। ये दो अलग से पॉइंट्स थे। और कुछ कथन बोला गया है, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा उपनिवेशवाद घिनौनी है, उपनिवेशवाद घिनौनी है, या पूंजीवाद घिनौनी है। दादा भाई नौरोजी ने कहा, नौरोजी ने क्या कहा? नौरोजी ने कहा अनिष्टों का अनिष्ट, अनिष्टों का अनिष्ट। आरसी दत्त ने कहा, आरसी दत्त की तो लिखी हुई है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और सीरियल से पूरा पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।